हेलो एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब जदगान के पास पहुंच गए। टिम्बर माफिया, कब्जा ग्रुप और माइनिंग सरगर्मियों को सैलाबी नुकसान का जिम्मेदार करार दे दिया। माफिया से निपटने के लिए सख्त एक्शन लेने और किसी को भी कानूनी इस्तिस्ना न देने का ऐलान कर दिया। इस पर आज के प्रोग्राम में हम तफसीली बात करेंगे। इसके अलावा बानी पीटीआई ने उमर अयूब और शिबली फराज की अपीलों का इंतजार न किया। सदर पाकिस्तान के लिए नामजद महमूद खान अचकजई को अपोजिशन लीडर के लिए भी नामजद कर दिया। महमूद खान अचकजई का ही इंतखाब आखिर क्यों किया गया? 9 मई गलत था, नहीं होना चाहिए था। बानी और हमने मजम्मत की। बैरिस्टर गौहर का बड़ा बयान सामने आ गया। इस अहम इशू पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। इसके अलावा 1966 में अमीर अब्दुल्ला खान रोकड़ी को जनरल अयूब और गवर्नर कालाबाग के दौर में लीज पर मिलने वाली कमर्शियल जमीन का स्कैंडल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पहुंच गया। मेंबरान कमेटी की सियासी घराने को फेवर देने की कोशिश। सिंध हाई कोर्ट में ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के केस के फैसले 32 बरसों के बाद भी ना हो सके। एक ही पार्टी को करतारपुर की 234 एकड़ अराजी देने का इंकशाफ, मगर मतरूका वक्फ अमलाक के हुकाम पीएसी को नाम बताने से इंकारी। अरकान नाम पूछते रहे। दूसरी तरफ सेनेट आबी वसाइल कमेटी ने वापडा के जेर इल्तवा केसेस पर नैब और एफआईए को भी तलब कर लिया। कमेटी इजलासों की अहम तफसीलात भी हम आज जानेंगे रऊफ क्लासरा की ज़बानी। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल पर। और बड़ी डेवलपमेंट हुई है। उमर अयूब और शिबली फराज की जगह जो है अब नए नाम पीटीआई ने जो है वो तजवीज़ कर दिए हैं फॉर अपोजिशन लीडर नेशनल असेंबली में भी। उसके लिए उन्होंने महमूद खान अचकजई को जो है वो नामजद किया है और दूसरी जगह जो है वो शिबली फराज को नामजद किया है। कैसे देख रहे हैं इस वक्त आप इसको? आज मैंने कोशिश की थी कि कोई पीटीआई के 2-3 बड़े जुगादरी जो लोग हैं उनको ये फ़ोन पे लिया जाए या अपने शो में इनवाइट किया जाए कि बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। 3-4 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं। हालांकि यूजुअली तौर पर मैं जिससे रिक्वेस्ट करता हूँ आ ही जाते हैं, उनकी मेहरबानी, आई एम सो ग्रेटफुल टू देम। बहुत सारे और भी चैनल्स पर उन्होंने जाना होता है। आज उन्होंने चिट्टा जवाब दिया। मोस्ट ऑफ देम दे वर नॉट रेडी कि हम कैमरे पे आएँ और हम इस पर बातचीत करें। हालांकि हमने ये प्रोग्राम हमारा लाइव भी होता है, तो मैंने एक आध को कहा भी लाइव आ जाए, अगर कहीं पे और भी आपकी कोई एंगेजमेंट्स हैं रिकॉर्डिंग की, तो लाइव से भी वो भाग गए, भाई लाइव पे भी नहीं आ रहे हैं हम सारी चीज़ें। तो मुझे वजूहात पूछने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा जनाब कि पार्टी के अंदर जो इस तरह की ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इस वक्त पार्टी के अंदर कोई खुश नहीं है। इस वक्त जब हम ये बात कर रहे हैं पीटीआई की जो अपनी कोर कमेटी कहें या मेन पार्टी कहें या जो भी 26 के करीब उसके रुकन है, उनकी जोम की मीटिंग 10 बजे शुरू हो गई। ये मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ। अच्छा, उन्होंने कहा 10 बजे हमारी जोन की मीटिंग होनी है और उसमें यही लोग जो है, उसमें एजेंडा क्या है, चीज़ें क्या हैं। पूरी पार्टी अपसेट है 2-3 चीज़ों की वजह से। तो उन्होंने कहा आप खान साहब के जो 2-4 फैसले आए हैं उस पर पार्टी खुश नहीं है। खसूसन महमूद खान अचकजई साहब वाली जो आपने बात की है, पार्टी को ये लगता है कि इसमें 2-4 काम किए गए हैं जो पार्टी के लिए ठीक नहीं है। अच्छा, तो ये खैर उन्होंने बताया कि क्या क्या ठीक नहीं, मैं उस पर आता हूँ। मैंने उनसे पहले ये पूछ लिया मैं कि ये जो मुझे बता रहे हैं ये चीज़ें ठीक नहीं है। 3-4 लोगों से मेरी बात है जो आज वाली उसमें ये जूम मीटिंग में शरीक हैं। मैंने एक से बात की, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से। मैंने उनसे एक ना अच्छा उन 3-4 ने एक ही बात, मतलब वही तो मुझे 3 चीज़ें बताई उन्होंने, 3 या 4। तो मैंने उनमें से कहा कि आप 3-4 लोग जो हैं डिफरेंट है जिनसे मैंने बात की, एक साथ भी नहीं थे, आप एक नुक्ते पे ये एग्री करें। इसका मतलब पार्टी के अंदर ये कंसेंसस है कि कुछ फैसले खान साहब ने जो अभी किए हैं रिएक्शन में किए हैं, और ये रिएक्शन जो है सोहेल वड़ाई साहब वाले कॉलम के बाद का रिएक्शन है। जो मैंने कहीं उस दिन नहीं कहा था कि खान साहब जो है, मैंने किसी और शो में शायद बात की थी कि खान साहब न्यूटन के तीसरे लॉ पे चलते हैं, एवरी एक्शन है रिएक्शन। और कुछ उन्हें याद हो ना हो, न्यूटन का तीसरा लॉ उन्होंने रटा हुआ है कि हर उन एक्शन के रिएक्शन खान साहब ने देना ही है। 24 घंटे से ज्यादा वो गुजार ही नहीं सकते, और वो भी इस वजह से 24 घंटे हैं कि अगले दिन उनकी किसी ना किसी से अदालत में मुलाकात हो तो किसी को बताएं। उनके बस में हो, अगर रात के 9 बजे तो फोन करके अगर उनके फैसिलिटी हो तो उसी वक्त वो अपने रिएक्शन दे दें कि फलां ने ये कहा है तो उसको ऐसे करना है हमने। सो रिएक्शन का वो हम ये तवक्को कर रहे थे कि वो जो इंटरव्यू आया है जनाब से मुनीर साहब का सोहेल वड़ाई साहब के साथ, जिसमें उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं, माफी मांगे, आवाम से मांगे, सदके दिल से मांगे, फिर शैतान और फरिश्तों का जो कंपैरिजन
कंपैरिजन किया था, तो वी वर एक्सपेक्टिंग कि कोई बम शेल खान साहब की तरफ से आएगा। मोस्टली खान साहब ऐसे बम शेल ड्रॉप करते हैं जो उनकी पार्टी को ज्यादा नुकसान देते हैं, मुखालिफ को नहीं देते। हमें पोरस के हाथी वाली बात नहीं करना चाहता, बिकॉज आई टेक राजा पोरस एज सन ऑफ द सैल ऑफ दिस पोठवार धरती में, उसको हीरो समझता हूँ मैं, सिकंदर आजम को हीरो नहीं समझता। इसलिए पोरस के हाथी वाली जो मिसाल है ना, वो थोड़ी सी वो और किस्म की है, गलत सेंस में दी जाती है। पोरस वाज ए ब्रेव मैन, जो लड़ा, पटवारी था, एटलीस्ट लड़ा, भागा तो नहीं है वहां पे, तो उसने जो भी था वो सारी अपनी जगह पे। खैर एनीवे, खान साहब जो भी फैसला करते हैं उसका फायदा उनको नहीं होता। जैसे उन्होंने अब महमूद खान अचकज़ई साहब को लॉन्च किया है, ये टोटल रिएक्शन है जनरल आसिम मुनीर साहब के इंटरव्यू का, मुझे कोई डाउट नहीं है इसमें। अच्छा, खान साहब को रीडिंग हिम सिंस लॉन्ग, जब से पॉलिटिक्स में, मतलब मैंने रिपोर्टिंग शुरू की थी 2002 से, उस वक्त से मैं खान साहब को फॉलो कर रहा हूँ, जब नेशनल असेंबली में आए थे। थोड़ा सा रीड कर, वो मतलब रीडिंग ही आप पे आ जाते ना किसी भी आप फील्ड की। खान साहब की रिएक्शन है, और उस रिएक्शन को वो काउंटर किए बगैर कि मेरी पार्टी के अंदर इसका क्या, इसका इम्पैक्ट जाएगा। मेरे जो मेन लोग हैं जिन्होंने मेरे लिए अपनी तकरीबन जाने उन्होंने कुर्बान कर दी, इस वक्त वो मुश्किल में है, लाइक उमर अयूब खान, और ये फैसला हुआ था, या शिबली फराज, या वहां पे ये अहमद खान बच्चर साहब, ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने अपनी तकरीबन दे पुट देयर लाइव्स या मतलब इन डेंजर, वो कहते थे पुट देयर नेक एट मतलब गैलोज, आपके लिए खड़े हुए, घरों पे छापे हुए, गिरफ्तारियां हुई। उमर अयूब ने तो बहुत कुछ फेस किया, टॉर्चर भी हुआ उन पे, उनकी फैमिली पे, उनके बच्चों पे, उनको बच्चों को किया गया, वालिद के जनाजे पे पुलिस पहुंच गई थी, घर पे छापे, मुलाजमों पे छापे, मफरूर रहे बेचारे अभी भी। जब वो डिस्क्वालीफाई हुए हैं और सजा हुई है, शिबली फराज साहब हुए, तो फैसला पहला पता क्या हुआ था कि हम इनकी जगह किसी को अपोजिशन लीडर नहीं करेंगे, वी विल वेट फॉर देम, ये अदालतों में जाएंगे, स्टे लेंगे, एंड दे विल कम बैक टू द असेंबली। आज उनकी वहां पे वो थी, पिशावर हाई कोर्ट में उनके केसेस भी थे, क्लब भी थे, कुछ स्टे वगैरह भी शायद हुए हैं। अब उनका इंतजार किए बगैर एक अली बुखारी साहब जो है, यहीं के दोस्त हैं हमारे, वो भी, वो इमरान खान साहब आउट ऑफ ब्लू मिलने जाते हैं, वापस आके कहते हैं खान साहब जो है, मेरा ख्याल उन्होंने अली बुखारी साहब की तरफ से ये खबरें आई हैं शायद, वो आके कहते हैं कि खान साहब ने 2-4 फैसले किए हैं। एक तो ये है कि मतलब शिबली फराज साहब की जगह आजम सवाती साहब होंगे, और कौमी असम्बली में उमर अयूब साहब की जगह जो है ना महमूद खान अचकज़ई साहब होंगे। अच्छा, उनके लिए जो अभी मीटिंग चल रही, 3-4 जो फैसले होने, उनमें ये भी है कि पंजाब असेंबली का बंदा मिल नहीं रहा, नहीं तो उन्होंने अहमद बच्चर साहब की जगह भी अनाउंस दे देना था। उनको कहा गया है कि 5 नाम हमें ढूंढ के दें पंजाब असेंबली में से, उनसे एक खान साहब वो करेंगे, और 5 में से किसी का होगा ना, देखेंगे नाम शाम का, वो एन गैन फे काफ क्यू भी चलता है ना, वो भी हिसाब किताब आपको पता है, वो भी बाज़ वक्त देखना पड़ता है इन तमाम चीजों का। सो वो 5 नाम कहा गया कि भाई साहब आप पंजाब असेंबली से ढूंढे और खान साहब तक वो पहुंचाने, हमने उसका भी ढूंढना है। इस पे पार्टी के अंदर ये रिजेंटमेंट है, ये जिसे मैं कहता हूँ कि इट्स ए डैम, उसको वो कहते हैं ना, उसके रिएक्शन है न्यूटन का थर्ड लॉ के रिएक्शन दिया। रिएक्शन क्या है कि महमूद खान अचकज़ई साहब को लॉन्च करो। अब इसके लॉन्च करने के पीछे क्या है, इसका मतलब यह है कि आपने उमर अयूब और शिबली फराज को डंप कर दिया है, आपने उनको कट करके रख दिया। अब लड़ो भी, केसेस लड़ते रहो, स्टे मिलता है नहीं मिलता, मिले ना मिले कल को, आपने तो वापस नहीं आना, आपने कम से कम उनको राइट ऑफ कर दिया, उनकी सीटें आपने खाली नहीं रखी, आप रख सकते 2-3 महीने कौन से जल्दी। ये मैं पूछना चाह रही हूँ कि रख सकते हैं खाली? हुकूमत तो कोई भाई, हुकूमत तो कोई आप पे जोर नहीं डाल रही। हुकूमत ने कुछ कहा कि नया अपोजिशन लीडर हम बनाएंगे, किसी ने कोई बात सुनी? मैंने तो नहीं सुनी। हो सकता है किसी ने किया, मुझसे की पे हुकूमत नहीं कह रही कि जनाब को फौरी तौर पर आज नहीं तो जनाब हाउस की कार्रवाई बंद हो जाएगी जब तक वो नहीं बनाते। ये जल्दी तो आपको है, हुकूमत को तो कोई जल्दी नहीं है। न स्पीकर साहब अजाज सादिक साहब ने कहा है कि जी फौरी तौर पर अपोजिशन लीडर बनाए, नहीं तो हमारी तो वो हो जाएगी, या आप ये समझ बैठेंगे पीपल्स पार्टी का बना देंगे, क्योंकि उस दिन कादिर पटेल साहब है ना, वो इस तरह की थोड़ी लाइटर मूड में चीजें करते रहते हैं। कादिर पटेल साहब तकरीर वगैरह बातचीत, वो उठ के ना वो अपोजिशन लीडर की उस पर कुर्सी पे बैठ गए, जिसे उन्होंने कई बस मेहमान किया। शायद इनको ये अलार्म हुआ कि भाई साहब ये तो हो सकता है पीपल्स पार्टी को दे दो। भी कैसे दे देंगे? पीपल्स पार्टी उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दे चुकी है, पीपल्स पार्टी नहीं बैठ सकती। अगर मैं गलत नहीं सोच रहा तो, क्योंकि आप जिस पार्टी हुकूमत को वोट दे चुके होते हैं अपोजिशन के तौर पर, आपको अपोजिशन की स्लॉट वो नहीं मिलती होती। दूसरी, चले आपने उमर अयूब साहब और शिबली फराज साहब आपको नहीं है फॉर वट एवर रीजन, तो ये पार्टी के अंदर भी तो लोग हैं जिनको दी जा सकती थी, ये और भी तो लोग हैं, आप उनको बना सकते हैं, उनको सीटें दी जा सकती थी। अली मोहम्मद खान साहब हैं, उसके बाद आमिर डोगर साहब हैं, चीफ व्हिप में बड़े पुराने, आपको लॉयलिस्ट हैं, आपके साथ भी खड़े रहे, उनको मैं वैसे नाम दे रहा हूँ। और भी बहुत सारे लोग जो ढूंढे जा सकते हैं, उनमें से किसी को क्यों नहीं।
اب محمود اچھرزئی صاحب کیوں ہیئر کم دا نیوٹن تھرڈ لا. محمود اچھرزئی صاحب کو خان صاحب اس وقت سامنے لاتے ہوتے ہیں جب انہوں نے آرمی کو میسج دینا ہوتا ہے کہ میں آپ سے لڑنا چاہتا ہوں, کیونکہ محمود اچھرزئی صاحب کی بڑی ایک اسٹیٹڈ پوزیشن ہے پاکستان آرمی کے خلاف بھی, پاکستان اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی. وہ ہمیشہ کھل کے بات کرتے ہیں, ڈٹ کے بات کرتے ہیں, ہمیشہ قومی اسمبلی میں تقریریں ہیں, باہر بھی ہیں. عمران خان صاحب کو یہ ہے کہ یہ جب اپوزیشن لیڈر کے میں ان کو لانچ کروں گا تو ڈیلی یہ سب سے زیادہ یہ تنقید کریں گے, یہ اسٹیبلشمنٹ پہ جناب عاصم منیر پہ کریں گے یا ان کی ٹیم پہ کریں گے, بغیر کسی خوف کے. میری ٹیم کے لوگ سے ڈر جاتے ہیں, وہ بات نہیں کرتے. یہ پنجاب میں جلسے کرنے بھی جائیں گے, ان کو گرفتار نہیں کر سکے گی. پنجاب کی پولیس پکڑے گی تو کوئٹہ بلوچستان میں وہ امپیکٹ آئے گا, دیکھے کہ ہمارا پشتون, ہمارا ایک اخوان, مطلب وہ جو تھے نیشنلسٹ تھے, قوم پرست تھے, جن کے ذہن میں گریٹر پختونستان کا ہمیشہ وہ ایک نعرہ لے کے چلتے ہیں, یہ جو ہیں محمود اچھرزئی صاحب. دیکھو پنجاب کی پولیس نے پکڑ لیا ان کو, سو وہ بہت بڑا ریئیکشن آئے گا. اور جو میری پارٹی کے لوگ پنجاب کے بزدل ہیں, ڈرپوک ہیں, نہیں باہر نکلتے, اچھرزئی صاحب ان کو باہر نکال کے لے آئیں گے. لیکن میرا آپ سے یہ اس میں سوال ہے کہ یہ اس میں کوئی یہ تو فیکٹ ہے نا, یہ تو ہم دیکھ چکے ہیں کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ ڈر جاتے ہیں, وہ سامنے نہیں آتے. تو یہ, اور جب آپ کو یاد ہوگا جب یہ تحریک چل رہی تھی تب بھی انہوں نے یہ کہا تھا, پوری پارٹی محمود خان اچھرزئی کی طرف دیکھ رہی تھی کہ یہ لیڈ کریں گے تحریک کو. ان سے پوچھا گیا بھائی یہ کیوں لیڈ کریں گے, آپ خود لیڈ کریں تحریک کو. اور پھر ایونچولی ہم نے دیکھا کہ بیان بھی آ گئے تھے کہ یہ نہیں لیڈ کریں, ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے. تو وہ پارٹی ویسے ہی جو ہے وہ محمود خان اچھرزئی کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے. اب تو وہ تقریباً وہ ہو گئے نا محمود اچھرزئی صاحب, آپ تحریک انصاف میں شامل ہو گئے, یا تحریک انصاف جو ہے محمود خان اچھرزئی صاحب کی پختون ملی خواہ پارٹی میں مرج ہو گئے. مجھے نہیں پتا, ابھی اس کا کوئی فارمل اناؤنسمنٹ نہیں ہوا کہ کون کس کو جوائن کر رہے ہیں. اگر یہ مطلب, کیونکہ اس کے بغیر تو ہو نہیں سکتی, کل کو ووٹنگ ہوگی اس پہ کہ کس کے پاس سیٹیں زیادہ ہیں اپوزیشن کی, کیونکہ آپ کو اپوزیشن کی سلاٹ اس وقت ملتی ہے کہ جب آپ کے پاس سیٹیں ہاؤس میں زیادہ ہوں. تو محمود اچھرزئی صاحب کی تو ایک سیٹ ہے, ایک سیٹ والے بندے کو آپ اپوزیشن لیڈر تو نہیں بنائیں گے. اس کے پیچھے کھڑے کون ہوں گے جی, ہم ان کے ساتھ ہیں, وہ پھر پی ٹی آئی کے لوگ کھڑے ہوں گے, یا آزاد رکن وغیرہ ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے. تو وہ تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا, کیا پی ٹی آئی شامل ہوگی محمود اچھرزئی صاحب کی پختونخوا ملی پارٹی میں, یا ملی پارٹی نے اپنا کو برجر کر دیا. سو یہ بھی قانونی اور آئینی طور پر دیکھنا پڑے گا, یا وٹ ایور بن بھی جاتے ہیں. میں یہ بات نہیں کہتا کہ ٹھیک ہے جی وہ بن گئے ہیں, وہ سب کچھ ہو گیا. اس پہ ایک مسئلہ آ گیا اب ان کو بنانے سے. جیسے میں نے کہا پارٹی کے اندر ریزنٹمنٹ ہے, تو میں نے ان سے پوچھا ایک دو بندوں سے جو آج کی وہ میٹنگ میں شامل ہیں, میں نے کہا یہ باتیں خان صاحب کو کون کہے گا. نہ خان صاحب سے مراد یہ میٹنگ میں بات کریں کہ زوم پہ آپ کے خان صاحب کو یہ فیصلے نہیں کرنے چاہیے تھے, کوئی ضمنی الیکشن کی بات جو رہی, انہوں نے وہ تو نہیں کہیں گے. مطلب بلی کے گھنٹے میں گھنٹی کون باندھے. تو میں کہ یہ پھر یہ باتیں آپس میں کرنے کا, آپس میں دل پشوری کرنے کا, لپ سروس کرنے کا کیا فائدہ. اس نے کہا ہم آپس میں کر سکتے ہیں, ہماری کیا جرات ہے کہ خان صاحب کے فیصلے کو اپوز کریں, ریورس کریں. انہوں نے کون سا ہم سے پوچھا, کیا خان صاحب نے کسی سے پوچھا میں محمود خان اچھرزئی صاحب کو وہ بنا رہا ہوں, اپوزیشن لیڈر بنا لو, آپ کی کیا رائے تو ہم نے آج ان کی بھی دیکھ لے. 2 ویڈیوز ہیں بڑی خوفناک. ایک ان کی بھی ہمارے دوست یہ مراد صحیح صاحب جو ہیں, ان کی پرانی ویڈیو آئی ہے, وہ آپ نے پتہ نہیں دیکھی ہے یا نہیں دیکھی, چلے میں نے دیکھی ہے. وہ اس میں وہ جو محمود خان اچھرزئی صاحب پہ جو 4 شیٹ انہوں نے پڑھی ہے, وہ کچھ اس کے پوائنٹ صاحب کو بتا دے. تو ایک وہ ہے, وہ بم شیل ہے. ایک دوسری ہے ان کی یہی ہے, یہ گوھر صاحب کی یہ ویڈیو آئی ہے, وہ میرا خیال ہے آپ کے پاس وہ کلپ ہے, وہ میں سنتا ہوں پہلے. لیکن میں وہ بتا دوں کہ انہوں نے کیا کہا ہے مراد صحیح صاحب نے. اس وقت یہ نواز شریف صاحب کے کھڑے تھے. محمود اچھرزئی صاحب بھی بڑا خوبصورت آدمی ہے بادشاہ, وہ بھی مطلب کبھی ہم ان کے بڑے دیوانے ہوتے تھے 2002 سے 7 تک. پھر ان کے اصلی چہرے میرے پھر ہمارے پہ کھلنے شروع, ہمیں لگا یہ بھی ایک پاور گریبر ہیں. یہ وہ جو پنجاب کو اور پنجاب کے سیاستدانوں کو, بیوروکریسی کو, سول ملٹری کو برا بھلا کہتے تھے. پتہ یہ چلا تھا اٹ واز آل اباؤٹ یور اون شیئر, کہ آپ کو اپنا شیئر کب ملتا ہے. یہ ساری لڑائی اس وقت تک ہوتی ہے جب تک آپ کو حصہ بقدر جسہ نہیں مل سکتا. سارا ریولوشن پختون نیشنلزم نکل گیا تھا جب اکارڈنگ ٹو یہ مراد صحیح, میں نہیں کہہ رہا, میری چھوٹی سی گردن ہے, میں ان کی بتا رہا ہوں. انہوں نے جناب یہ وہ ہیں, محمود خان اچھرزئی صاحب نے کہا تھا اپنی تقریر میں عمران خان صاحب کے دور میں جب وہ اس حکومت تھی, کہ پختون جو ہے نا یہ فلاں فلاں ہوں گے اگر یہ نواز شریف کو سپورٹ نہیں کریں گے. اب میں وہ لفظ جہاں ٹی وی پہ کہنے کی ضرورت نہیں کر سکتا, خود دیکھ لیں, بڑا برا لفظ کہا تھا. اگر نواز شریف کو سپورٹ نہیں کریں گے, یہ محمود خان اچھرزئی نے پٹھانوں کو کہا تھا, پشتونوں کو, کہ اگر آپ نواز شریف کو سپورٹ نہیں کریں گے تم فلاں فلاں ہو گے.
وہ اس نے یہ بات کہی ہے, اس نے مراد سعید نے اپنے کلپ میں, کہ جناب یہ کہہ رہا ہے کہ پختون جو ہیں اگر اس کو سپورٹ, اس وقت وہ پختون کس کو سپورٹ کر رہے تھے, عمران خان کو کر رہے تھے. سو مراد سعید نے وہ بات کی کہ یہ کیسا پختون ہے کہ جناب جو پختونوں کو گالی دے رہا ہے, نواز شریف کو نہیں کرو گے تو گالی کھاؤ گے, نمبر 1. دوسرا اس نے کہا یہ تو وہ ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا, وہ کہہ رہے ہیں, ہمارے دوست کہہ رہے ہیں یہ مراد سعید, کہ جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو سرحد ہے اس کو تسلیم نہیں کرتا یہ بندہ. یہ ان کے الفاظ ہیں. جو پاکستان کے آئین کے تحت حلف آپ لیتے ہیں, پارلیمنٹ میں آتے ہیں, آپ پھر 2 کام کریں آپ, لیکن پاکستان کی سرحدوں کو نہیں مانتے. محمود خان چکزئی صاحب نہیں مانتے, وہ ڈیورن لینڈ کو نہیں مانتے, وہ کہتے افغانستان اور یہ ٹرائبل ایریا یا سارا یہ پختون ایریا سارا وہ کہتے ایک ہی ہے, کہ وہ افغانوں کی حکومت تھی یہاں پہ, ریاست تھی ان کی, لہٰذا وہ تو گریٹر پختونستان پہ بلیو کرتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں ڈیورن لینڈ جو ہے انگریزوں نے اس کو ہمیں تقسیم کیا تھا, ہم تو مانتے نہیں اس کو. سو لہٰذا وہ کہتے ہیں جو بندہ ڈیورن لینڈ کو, افغانستان اور پاکستان کی بارڈر نہیں مانتا, جو کابل کی لائن ہے, کابل نہیں مانتا اس سرحد کو, یہ میں آپ کو نوجوان نسل کو بتا دوں, جو کابل اس ڈیورن لینڈ کو نہیں مانتا. کابل اپنی حکومت یہاں تک اٹک تک اور یہاں تک یا پورا حیات آباد پشاور سے, کہ ہمارا یہ تھا, ہماری ڈومین تھی, اور انگریزوں نے ہمیں ڈیوائیڈ کر دیا تھا, جیسے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا ڈیوائیڈ ہوئے تھے, ایسے وہ کہتے ہیں, وہ نہیں مانتے. سو محمود چکزئی صاحب جو ہے کابل حکومت کو ہمیشہ ان کے سٹانس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. سو وہ یہ سوال اٹھا رہے تھے کہ جو بندہ پاکستان کے سرحدیں نہیں مانتا ہم اس کو کیسے مان لیں, نمبر 2. نمبر 3 انہوں نے کہا جناب یہ بڑے آئیڈیل بنتے تھے, ریولوشنری بنتے تھے, محمود خان چکزئی صاحب کے بڑے, ان کو پاور نہیں چاہیے, اقتدار نہیں چاہیے. ان کی نواز شریف نے ڈیل کروائی تھی 2013 میں مری میں یا ریمنڈ میں ہوئی تھی, اس کے ساتھ 2.5 سال کا انہوں نے معاہدہ کیا تھا کہ 2.5 سال کے لیے عبد المالک بلوچ وزیر اعلیٰ بنے گا, 2.5 سال کے لیے یہ زہری صاحب وزیر اعلیٰ بنیں گے, یہ 2.5 سال یہ لیں گے. اس ڈیل میں سے محمود خان چکزئی صاحب نے اپنے بھائی کو گورنر بنوا لیا تھا. یہ پھر میں کہہ رہا ہوں یہ مراد سعید صاحب کہہ رہے ہیں. اور اپنے گھر کی انہوں نے کہا, میں تو عزت سے نام میں کہوں گا, اپنے گھر کی خواتین کو انہوں نے MP بنوا لیا یہ خصوصی سیٹوں پہ. انہوں نے کہا یہ آپ کی ریولوشن تھی. عمران خان صاحب جو دوپٹہ پہن کے ان کا مذاق اڑاتے تھے. ایسے تو سوال یہ ہے کہ جس بندے کو آپ یہ کہتے تھے کہ پاکستان کی سرحدوں پہ بلیو نہیں کرتا, ویسے تو محمود چکزئی صاحب کو 2 کام کرنے, یا تو آئین پہ حلف نہ لیتے, آئین کے تحت پاکستان کے بارڈر غلط ہیں, صحیح ہیں, یو ہیو ٹو ایکسپٹ اٹ, لے لیا حلف تو پھر اب بارڈر مانے, بارڈر نہیں مانتے تو پھر اسمبلی میں نہ رہے, کہ ہم تو مانتے نہیں. بہت سے لوگ نہیں آتے اسمبلی میں, نہیں الیکشن لڑے, کہ ہم نہیں مانتے. وہ نیشنلسٹ جیسے تیسے بھی تھے, بلوچ ہیں, ابھی ہم دیکھ رہے ہیں, لڑ رہے ہیں, بھیڑ رہے ہیں, جو بھی نہیں ہے وہ نہیں مانتے ہم چیزوں کو. سو جناب آج ان کو لگانا, لے کر آنا اسی محمود چکزئی صاحب کو, آئرنی نہیں ہے, یہ نیوٹن کا تیسرا لا ہے. آئرنی کہ خان صاحب کو غصہ آیا ہے کہ اب میں جنرل عاصم منیر صاحب کے اگینسٹ محمود خان چکزئی صاحب کو قومی اسمبلی میں لانچ کروں گا, وہ ان کو سبق سکھائیں گے, وہ تقریریں کریں گے, میں دیکھوں گا کہ پنجاب میں چکزئی صاحب کو کون گرفتار کرتا ہے, کر کے دکھائیں, پھر پنجاب اور بلوچستان کی لڑائی ہوگی, اس پہ یہ پھڈا ہوگا. تو خان صاحب نے ماسٹر اسٹروک تو کھولا ہے, یہ کھیل ہے, جیسے ان کے حامی کہتے ہیں نا کہ خان صاحب بہت بڑی لمبی گیم ڈال کے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بھی گیم کا حصہ ہے, یہ بڑی اس میں لمبی گیم ہے. اب پی ٹی آئی والے بھی اس کو ڈیجسٹ نہیں کر پا رہے. بھائی صاحب ہمارے اندر ایک بندہ بھی قابل نہیں ہے جس کو ہم وہ بنائیں. دوسری طرف آپ نے عمر ایوب کو وہ کر دیا ہے, اس کو ڈسون کر دیا. میرے خیال آپ پاس ٹائم نہیں ہے, بریک لینا ہے. نہیں تو جو آج انہوں نے گوہر ایوب صاحب نے, سوری بیرسٹر گوہر صاحب نے جو گفتگو کی ہے, تو مجھے تو اس کے بعد اگر آپ کو اس پہ کامنٹ کرنا ہے تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں, وہ ہم کر سکتے ہیں اس کو, لیکن وہ سننا ضروری ہے. پہلے آپ سنائیں گے. تو لگتا ہے کہ کے پی کے میں سے کوئی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں, اور یہ پی ٹی آئی کے لیے کوئی بڑا بیان آیا, اور سننے میں آیا ہے کہ پی ٹی آئی والے جو اس کی وضاحتیں کرتے پھر رہے ہیں کہ یہ ہمارا بیان نہیں ہے, یہ ہماری پالیسی نہیں ہے. یہ پختون ایم این ایز جو ہے نا ہمارے, مجھے کوئی تھوڑے سے وہ اپ سیٹ لگ رہے ہیں بہت ساری چیزوں پہ. سن لیتے ہیں ہم پہلے کلپ, اور عمر ایوب ان کے ساتھ کھڑے, ان کے ریئیکشن دیکھیں کہ بالکل سائلنٹ, کوئی ان کی طرف سے وہ نہیں ہے, کیونکہ ہی از آلسو فیلنگ لیٹ ڈاؤن, betrayed and cheated, کہ بھائی صاحب میں ادھر کیسے لڑوں عدالتوں میں, آپ نے محمود چکزئی کو میری سیٹ پہ بٹھا دیا. سو دیر از اندر ایک رفٹ ہے. پھر بار نہیں میں سنائیں تو سنتے ہیں, کلپ سنتے ہیں. جی ہم فرشتے نہیں تھے, ہم سے غلطیاں ہوئی ہوگی, 9 میں غلط تھا, نہیں ہونا چاہیے تھا, آئندہ بھی نہ ہو. اس کو خان صاحب نے کنڈیم کیا, ہم سب نے کنڈیم کیا. ہماری صرف ابتدا اتنی تھی کہ فیئر انویسٹیگیشن کرو, قانون کے مطابق ٹرائل کرو. جی تو یہ کلپ سنا, اس پہ ہم ڈسکس کریں گے, آپ کا کامنٹ لیں گے, لیکن ایک بریک لے لیتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ویئرز. ویسے تو ہمارے پاس آج کئی سٹوریز ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو بھی لے کر, اور دوسری کچھ جگہیں جہاں پہ پاور کمیٹی میں تھے, اور بھی 2-3 میٹنگز اٹینڈ کی ہیں, بڑی امپورٹنٹ. تو اس پہ ہم ضرور بات کرنا چاہیں گے, زیادہ اہم ایشوز ہیں. لیکن ایک کامنٹ جو ہے وہ کلاسرا صاحب کا لے لیتے ہیں, جو بیرسٹر گوہر نے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے. انہوں نے کہا ہم فرشتے نہیں تھے, ہم سے غلطیاں ہوئی, 9 میں غلط ہے, نہیں ہونا چاہیے تھا, اور ہم نے خان صاحب نے اس کی مذمت کی ہے. مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ یہاں پہ بیرسٹر گوہر صاحب جیسا ایک سمجھدار
सिविलाइज्ड, पॉलिश्ड एंड सेन बंदा यहाँ क्या कर रहा है इस पार्टी में? ये बहुत सारे लोग नाराज हो जाएंगे सुनकर। मेरी शुरू से, हालांकि मेरी कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई, मैंने उन्हें सुना है, मैंने कई दफ़ा कहा, पहले भी कहा है, सेंसिबल बातें करते। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ अगर ये पार्टी, जैसे उन्होंने चेयरमैन बनाया था बैरिस्टर गौहर साहब को, उमर अयूब साहब को सेक्रेटरी जनरल बनाया था, अगर ये पार्टी 6 महीने के लिए भी ये इन दोनों को दे देते, खान साहब भी बाहर आ जाते, पार्टी भी बात जाती और सजाएं भी ना होती। ये मेरी राय है। जो अब उन्होंने गुफ्तगू की है, उन्होंने अपने टेम्परेचर कम करने की कोशिश की है कि चलें आर्मी चीफ का बयान है, थोड़ा सा हम चीज़ों को ठीक कर। खान साहब को फायदा होना, बैरिस्टर गौहर को तो नहीं होना ना, वो तो ऑलरेडी बाहर हैं, कोई जेल में तो नहीं है ना वहाँ पे। लेकिन इसके खिलाफ भी कंपेन शुरू हो जाएगी जो उन्होंने बातें की। फिर उन्होंने आज आर्मी चीफ की तारीफें भी कर दी, वजीर आजम की भी तारीफें कर दी। अब ये वो गुनाह है कि मतलब है वहाँ पे आर्मी चीफ उनको कह रहे हैं, फील्ड मार्शल कह रहे हैं जनाब कि वो माफी मांगे या शैतान इंसान बला बला वो, तो आप कह रहे हैं जी कि फील्ड मार्शल बड़े अच्छे बंदे हैं, वो आए हैं, उनकी फौज आई है और रेस्क्यू किया। ये बातें क्यों कर रहे हैं आप? फिर वजीर आजम गए हैं वो वहाँ पे, उन दोनों को ये मौका मिल गया कि हम जाएं, एक विंडो निकली है KPK में कि खैबर पख्तूनख्वा में लोग उनके नाराज हैं कि शायद हुकूमत पूरा उनको रेस्क्यू रिलीफ नहीं दे सकेगी, तो उन्होंने कहा हम जाएं। जब फील्ड मार्शल खुद जाएगा बुनेर में तो लोगों में तो थोड़ा सा इंपैक्ट आएगा, और ये बैरिस्टर गौहर का अपना हल्का है, सो वो लिहाजा ही फेल्ट अब्लाइज के वहाँ पे फौज गई है, उनके इंजीनियर गए हैं, उनके स्नाइपर वगैरह सॉरी स्निफिंग डॉग्स गए हैं, और पूरी की पूरी उन्होंने प्लाटून्स भेजी हैं जो लोगों को रेस्क्यू कर रही हैं, मेडिकल वगैरह सारा कुछ हो रहा है। सो लोगों के अंदर जो गुड विल फीलिंग्स आ रही हैं, ऊपर से बैरिस्टर साहब उनको अच्छा कह रहे हैं, तो ये बातें कैसे बर्दाश्त होंगी? सो मुझे बहुत सारी हलचल नजर आ रही है पार्टी के अंदर कि उमर अयूब साहब इज नॉट हैप्पी, पार्टी इज नॉट हैप्पी, नो गौहर इज नॉट हैप्पी। सो देखते हैं बहरहाल खान साहब भी हैं, खान साहब इस पर तफसील से बात इस पे, हालांकि इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम टू डिस्कस दिस होल इशू, इसको फिर बाद में देखेंगे। अब आ जाते हैं आज जो बड़ी बड़ी खबरें थी। हालांकि मेरा दिल ये करता है किसी दिन हम सारे, अब मैंने आज कितने घंटे, 6 घंटे गुजारे हैं, फिर अच्छा। ये सारा ये देखें, ये डॉक्यूमेंट, एनर्जी कमेटी, PAC, एनर्जी नहीं, ये देखें ये सारे डॉक्यूमेंट्स चीजें जो है ना, एनर्जी नहीं थी, पावर कमेटी और फिर PAC उस पे थे। और ये शफकत अवान साहब सेनेटर जो है ना, वो उसके चेयरमैन है। पहली कमेटी की मीटिंग 11 बजे उनकी थी। बड़े वैसे काबिल आदमी हैं शफकत अवान साहब, वन ऑफ दोज फ्यू सेनेटर्स जो तैयारी के साथ आते हैं और एक एक चीज और ग्रिल करते हैं पूरी मिनिस्ट्री को, वजारतों को, अफसरान को। बड़ा वेरी काबिल मैन, मैं बड़ी इज्जत करता हूँ शफकत अवान साहब की, पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं। खैर कमिंग टू द पॉइंट, पहली उनकी मीटिंग थी, मैं बाद में जाऊंगा उस पे, जो उस पे आज हुई है वो ये वापडा पे थी, नीलम जेल हम पे थी, और तकरीबन आप ये सुन लें कि इस वक्त मतलब बंदा सुन के बेहोश हो जाता है कि वापडा के 2 खरब और 98 अरब रुपए के केसेस जो हैं वो इस वक्त ये मुख्तलिफ अदालतों में हैं या नैब के पास है 2 खरब के केसेस जी। ये देखें इतना पैसा है इस मुल्क के पास कि कितना कितना काम हो रहा है। इसको जरा थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दे, खबरें 2-3 और कुछ है हमें जी जी। एक खबर तो ये है कि अमीर अब्दुल्ला रोकड़ी साहब जो हैं ये तहरीक पाकिस्तान के बड़े ये थे, अगर सरगर्म ये रुकन थे, वेरी ऑनरेबल मैन, हमारे मियावाली के हैं। तो उस वक्त इनकी नवाब कालाबाग से भी दोस्ती थी, ये मैं 60s की बात कर रहा हूँ, अयूब खान साहब से भी थी। तो इनको जनाब उस वक्त एक 15 कनाल और 12 मरले की एक कमर्शियल जमीन लाहौर में इन्होंने लीज पे ली थी। कब भला? 1966 में। सो उस वक्त हमारे सियासतदान जितने भी थे ना, जो आज कहते हैं ना कि लीज ले लेते हैं पॉलिटिशियन, नो ऑफेंसेस टू हिम, सारा कुछ लीगल हुआ होगा, लेकिन साहब जरा क्लाउड भी देखा जाता है कि अगेन उस नवाब कालाबाग साहब, गवर्नर साहब, फिर उसके बाद जनरल अयूब खान साहब, सो उनको लैंड मिल गई 33 साल के लिए, ले लें। वो 33 साल की लीज खत्म हुई फिर 99 में, उसको फिर फर्दर उन्होंने 33 ये कर दिया, 2032 तक आपकी चली गई है सारी चीजों की। अब इन्होंने बिल बनाया है इवैक्यू बोर्ड ट्रस्ट वालों ने, ये उन्होंने नेचर ऑफ कमर्शियल लैंड में से नहीं बताई कि वो कौन सी कमर्शियल थी, 15 कनाल की जमीन जो थी उस पर क्या है, क्या स्ट्रक्चर बने, कैसे नहीं बने, उसकी डिटेल ऑडिट ने भी नहीं दी। और आज PAC में भी किसी ने नहीं पूछा कि लैंड की नेचर ऑफ लैंड क्या थी। ये 15 कनाल जो तकरीबन आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट 2 एकड़ बनती है, तकरीबन 2 एकड़ के करीब। खैर आज वो बिल बना के ले हैं ऑडिट वाले जनाब, इन्होंने तकरीबन कोई 93 करोड़ रुपीज, ऑलमोस्ट 1 बिलियन रुपीज जो है इन्होंने देना है, रेंट का हमें नहीं दे रहे। अच्छा देना है, रेंट अच्छा। है हमें वो लेकर दें, वो नहीं देते। उन्होंने कहा जनाब कि नहीं जी इतना नहीं बनता। बाद में हिसाब किताब करके वजारत ने खुद, ये वजारत की जरा दिल देखें, जो अफसरान आए हुए थे वो रादर दैन वो करने के डिफेंड कर रहे। मजे की चीज ये है, उन्होंने कहा जनाब ये 17 करोड़ रुपया बनता है। अच्छा
वो 17 पे भी कह रहे थे ये ज्यादा है या नहीं बनना चाहिए, तो 17 करोड़ पे ये जो बनता है यहाँ पे। अच्छा, उनकी डेथ हो गई अमीर अब्दुल्ला रोकड़े साहब के, फिर उनके बेटे थे आमिर हयात, फिर उनको साहब ज़रा ट्रांसफर लीज के वो बने, फिर उनकी उसके बाद विडो जो थी उनके मिसेज जो थे अमीर अब्दुल्ला रोकड़े साहब की, उनके नाम चले गए, फिर 4 बेटियां हैं, फिर एक बेटा। सो नाउ ये उनको प्रॉपर्टी या लीज वगैरह उनकी तरफ चली गई, और अदालत में भी शायद इस तरह के केसेस जो है इस वक्त ये वहां पे ये गए हुए हैं अगेंस्ट दिस लीज के। अब हुआ ये है, जो लैंड उनको उस वक्त 1966 में जिस पे सारी कैलकुलेशन होती रही और सारे के सारे रेंट दिए जाते रहे, आज वो बता रहे थे कि सर ये तो 15 मरले है नहीं, 15 कनाल है नहीं। हाँ। तो कितनी है? 9 कनाल है। हाँ। तो किसने पूछा वो 6 कनाल किधर गायब हो गया? ये कैसे हो गया? वेयर इट इज। अब वो ये कह रहे हैं, ये जो रोकड़ी फैमिली है, हाँ। रोकड़ी फैमिली, कि हम ये 9 कनाल की बुनियाद पे पैसे देंगे रेंट के। अच्छा, पहले 30% इनका इजाफा था, जो मैं पेपर देख रहा था इसके ऑडिट के, 30% रेज होगा। 30 को इन्होंने 2-3 साल 30 किया है, फिर ये ना 8% पे आ गया। अब उन्होंने 8% को भी चैलेंज कर दिया है कि नहीं जनाब, ये 9 मरले पे, 9 कनाल पे है। 9 कनाल पे वो कहते हैं 17 करोड़ बनता है। मैं ये पूछ रहा था, मैंने अच्छा मेंबरान जो है आज, मुझे हैरानी हुई, मैं चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जुनैद अकबर साहब हूँ, बाकी मेंबरान हूँ, बाकी तो सबको बाशु ग्रिल कर देते हैं और बड़े अच्छे सवालात करते हैं, वहां पे रोला पड़ जाता है, सारे मेंबर। ये वहद केस था जिसपे कोई सांप नहीं सूंघ जाता कमेटी को। सब लोग इसी चक्कर में थे कि ये जो ये कहा जा रहा है ना, इनकी फौरी तौर पर बात मान ली जाए फौरन। ना जुनैद अकबर साहब को कोई चैलेंज नहीं। नो, मैं हैरान हुआ, बड़े बड़े लोग थे। मैं किस का नाम लूं? मैं जाने मुझे बैन कर देंगे, फिर मैं किसी का नाम लूंगा लड़ पड़ेंगे भाई साहब, तो मैं नहीं करता ये। फिर भी आपने पोस्ट तो कर दिया था एक्स पे। इंटरेस्टिंग मुझे ये है कि इसमें पीटीआई के लोग भी बैठे हुए हैं। अच्छा, पीटीआई के लोगों को अपनी कोई चीज है, हालांकि उनका चेयरमैन उनका है, 2-4 इनके मेंबरान बैठे हुए। आज मसला उन्होंने शाहिदा बेगम साहब ने कहा कि पेशावर की ये यूनिवर्सिटी दिवालिया हो चुकी है, हाँ। उसको तनख्वाहों के पैसे नहीं है, और पीटीआई का केस है, पीटीआई की हुकूमत है वहां पे, हाँ। तो वहां पे 3-4 पीटीआई के मेंबरान भी बैठे हैं, जुनैद अकबर साहब भी पीटीआई के बैठे, चेयरमैन है, किसी ने चूं तक नहीं की, पूछा, मतलब टॉपिक ही बदल दिया उन्होंने। और भाई ये गंडापुर साहब तो कह रहे थे कि हम यहाँ पीआईए जो है वो कर देंगे, हम खरीदने जा रहे हैं, 250 बिलियन रुपीज पड़ा है, वो तो सेंटर को कर्जा देने आ रहे थे, वहां पे उस्ताद थी वो नहीं है, लेकिन अपनी हुकूमत का है तो फौरी तौर पर टॉपिक बदल दिया। नो कमिंग टू दिस पॉइंट, मेरे लिए हैरानी की बात थी कि भाई साहब वो 6 कनाल जो उनको मिली लीज के पेपर आए ना उनके पास, उन्होंने बहाने सुने, उन्होंने दरमियान में सड़कें बन गई, नाले बन गए हैं, और जो नाले सड़कें बन गए वो कट कर दें। भाई लीज में तो वो नाले सड़कें किसने बनाए हैं? तो उन्हीं के पास है ना, नाले सड़कें मैंने तो नहीं बनाया, आपने तो नहीं जाने दिया होगा दरमियान में, कोई पब्लिक को तो नहीं जाने दिया, पब्लिक के लिए सड़क तो नहीं बनी होगी वहां पर, पब्लिक के लिए नाले बने होंगे, जिसके पास कमर्शियल लैंड है उसी के पास है ना। आप देखें कि क्लाउड अगर आपके पास हो, राइट क्लाउड हो, तो अब कैसे काम करवा लेते। महकमे ने ऑडिट जो है वो उसको ये 92 से वो बिल बना के ले आया है 17 पे। मिनिस्ट्री जो है वो उनके साथ मिली खड़ी है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सबको सांप सूख गया इस मसले पे, क्योंकि रोकड़ी फैमिली का उनका बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू भी मैंने ले लिया था, उनका भी मैं आपको बता दूं। वो क्या कहते हैं, उनके आए हुए थे, उन्होंने अपनी वजाहत जो दी है, रोकड़ी खानदान साहब के एक वहां पे वकील साहब आए हुए थे, वो भी रोकड़ी साहब हैं, विद लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। उन्होंने ये कहा जनाब कि ये जो इन्होंने ऑडिट टीम ने यहाँ पे पैसे में हमारे बनाए थे हमारे खिलाफ, ये 92 करोड़ पे, ये इन्होंने 15 कनाल 12 मरले और 199 मुरब्बा फीट के हिसाब से हिसाब लगाया था। ऑडिट टीम ने उन्होंने कहा जनाब कि ये 99 से 17,000 रुपए फी कनाल महाना के हिसाब से किराया बनाया, ये कमर्शियल लैंड थी वैसे, और मुश्तरका हद बंदी के बाद जमीन की पैमाइश जो है अब जरा ये ज़हन में रखें 66 के बाद अब इतने, हाँ। वो कहते हैं ये जनाब 9 कनाल और 13 मरले बच गए, पता नहीं 6 कनाल उड़ गई है, पता नहीं जमीन में गायब हो गया, ये मैं नहीं कह रहा। अच्छा, डिप्टी सेक्रेटरी प्रॉपर्टीज ने अपने खाते में वजाहत की कि 70,000 कनाल फी, ये कनाल का रेट 2015 में लगाया गया था। उन्होंने कहा इस रेट का इतलाक वो कहते हैं 99 से नहीं हो सकता, आपको 2015 से करना चाहिए। 16 साल का रेट वो कहते हैं ज्यादा लिया जा रहा है, ये उनका मौक़िफ़ है रोकड़ी फैमिली का। ऑडिट का मुशाहिदा रकबे की पैमाइश और किराए की शरह से गलत मफरूजों पर मबनी है, तो दरखास्त दहिंदा जो है किराए में उन्होंने कहा जो 8% इजाफा होता है सालाना, ये भी बहुत ज्यादा है। उन्होंने कहा जनाब कि 8% जो इजाफा है ये 1971 के मुआहदे के खिलाफ वर्जी है। वैसे एनुअल जो रेट या रेंट लिया जाता है 10% होता है, पहले 30% था, जो अब ये 8 हुआ, जो पेपर मैंने पढ़ा। जब चाहते हैं बहुत पीछे चले जाते हैं, जब चाहते हैं जो आज के 9 कैनाल पे आ जाते हैं। मुझे उनका नहीं है, ये तो उनका राइट बनता है रोकड़ी फैमिली का कि वो अपना केस को डिफेंड करें, मतलब वी आर नो पार्टी टू उनको रिजेक्ट करें, वो ठीक कह रहे हैं। रोकड़ी फैमिली जो कह रही है आई एक्सेप्ट इट, उनका
का पॉइंट है विद रिस्पेक्ट, लेकिन मुझे कमेटी से पूछना है, आप लोगों के सवालात खत्म हो गए थे, आप लोगों के मतलब गूंगे हो गए थे, आप लोगों से बात नहीं हो रही थी, आपने किसी से नहीं पूछा, एक दो ने मतलब बात करने की कोशिश भी की, तो माहौल में आपको माहौल लग रहा था ना कि इसको हमने सेटल करना है, क्योंकि विकास के पीछे एक नाम है, एक पीछे चीजें हैं। तो कहने का मतलब ये कि सियासतदानों को आज बुरा ना कहें, 1966 में भी ये लैंड्स वगैरह जो बड़े पॉलिटिकल फैमिलीज होती थी, जो तल्लुकात वाले होते थे, गवर्नर कालाबाग हूँ, जना अयूब साहब हूँ, दोस्त हूँ, यार हूँ, लीज उस वक्त भी दिए जाते थे 33 साल के लिए, 66 साल के लिए, 90 साल के लिए, सब के लिए दिए जाते थे। तो जनाब ये स्टोरी हम इसको कवर करते रहे, लेकिन सैड सीन टू सी कि पीएससी ने जिस तरीके की चीजें की हैं और वजारत ने, मिनिस्ट्री ने, ठीक है, उसको जैसे हैंडल किया, लफ्ज़ में कह नहीं सकता, वेरी अफसोसनाक उनका रवैया था, एटीट्यूड। सही है जी। इसी पॉइंट पे नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाजरीन। आज बारिशों और क्लाउड बर्स्ट के बाद जो सूरत हाल थी वो नज़र आ रही थी हर जगह, इंतहाई अफसोसनाक जो है वो आफ्टर मैथ नज़र आ रहा था। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, केपी के बाद हमने देखा कल कराची भी जो है वो बारिशों में डूब गया। आज वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल जो है वो बुनेर में मौजूद थे और उन्होंने जो है वो सैलाब ज़दगान के पास वो उस वक्त थे। वज़ीर आज़म ने इस तबाही का जिम्मेदार जो है, ज़ाहिर हम जानते हैं क्लाइमेट चेंज तो है ही जो पूरी दुनिया को जो है अफेक्ट किया हुआ है, लेकिन इसका तबाही का जिम्मेदार टिम्बर माफिया, कब्जा ग्रुप और माइनिंग सरगर्मियों को दिया। और उन्होंने स्पेशली हाउसिंग सोसाइटीज और होटल्स का भी जिक्र किया जिनकी तामीरात की इजाजत दरियाओं के ऊपर कैसे दे दी गई। ये आज वजीर आजम ने इस चीज को पॉइंट आउट किया। एनडीएमए की कुछ फिगर्स हैं जो कि इंतहाई अफसोसनाक है, उसमें अब तक मुल्क भर में 748 अफराद जो हैं वो जाबहक हो चुके हैं। इमदादी कार्रवाइयां जो हैं वो जारी हैं।